चवन साजिश का पता लगना। कहीं घने जंगल के बीच एक झोपड़ी में 24 से 25 साल के लड़का और लड़की को बांध कर रखा हुआ था। वह दिनों बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हो। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर से 4 परछाई अंदर आती है। उसमें एक लड़का और दूसरी लड़की थी जो करीब करीब 25 से 26 साल के लग रहे थे। लड़की ने बहुत ही सुंदर और होंठ ड्रेस पहनी हुई थी और लड़के ने नीट एंड क्लीन सूट पहना हुआ था। और एक 55 साल का आदमी और 50 साल की औरत भी अंदर आती है। उनके अंदर आने की आहट से उन दिनों बंधे हुए लड़का और लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो अंदर आती चांद की रोशनी में उनका चेहरा हल्का हल्का दिखने लगा। बहुत बुरी हालत होने के बावजूद भी चांद की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। दोनों का रंग दूध सा गोरा था। वही लड़के आंखें समंदर सी नीली थी और लड़की की आंखें रात के अंधेरे सी काली थी। अंदर आती परछाई को देख दोनों के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उनके चेहरे के भाव को देख अंदर आते लड़के ने वहां बंधे हुए लड़के के पेट में लात मारी, जिसकी वजह से उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। तभी पास बंधी लड़की के मुंह से एक चीख निकल भाई। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष और रेवा थे। उसकी चीख सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर उस लड़की ने गुस्से में कहा, हमने आपको अपना सब कुछ माना और अपने हमें धोखा दिया। रेवा की बात सुनकर अंदर आई लड़की ने कहा, अरे रेवा दी, आप गुस्सा मत करना कीजिए, क्योंकि गुस्से में आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी इसमें आप लोगों की ही गलती है जो आपने हम पर भरोसा किया और जो लोग आपसे सच्चे दिल से प्यार करते थे उन्हें खुद से दूर कर दिया। सब कुछ आप दोनों की गलती की वजह से हुआ है और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा की मुट्ठी कस गई। ये देख उस 55 साल के आदमी ने अपने चेहरे पर एक कमीनी स्माइल लाकर कहा, मैं अपने छोटे भाई के लाडले बच्चों को इस तरह नहीं देख सकता, उसलिए मैं तुम दोनों को आजाद कर देना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर दोनों भाई बहन के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाई दिया, बल्कि रुद्राक्ष ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया बड़े पापा? वो 55 साल के शख्स कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष और रेवा के बड़े पापा महेंद्र रावत थे। उनके साथ उनकी पत्नी वैशाली रावत, बेटा आकाश रावत और बेटी रूपाली रावत थी। ये सुनकर महेंद्र रावत हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं अपने बेटे को रावत खानदान का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और तुम्हारे रहते ये नामुमकिन था। इसकी प्लानिंग मैंने कई साल पहले ही शुरू कर दी थी और जब तुम दोनों पैदा हुए तभी मैंने तुम दोनों को किडनैप करवा दिया था। वैशाली रावत, हमने तो उन किडनैपर्स से कहा था कि वो तुम दोनों को जान से मार डाले, पर पता नहीं क्यों उन्होंने तुम्हें उस आश्रम में छोड़ दिया और तुम दोनों इतने सालों तक बच गए। आकाश रावत, वैसे छोटे तुम दोनों को ना घर वापस नहीं आना चाहिए था, ना तुम दोनों घर वापस आते और ना तुम दोनों की ये हालत होती। तुम्हारे बगैर में ही इस खानदान का इकलौता वारिस होता और ये सारा बिजनेस मुझे आसानी से मिल जाता। उद्धरण चिन्ह। रूपाली रावत, पर तुम दोनों ने वापस आकर सब कुछ खराब कर दिया और देखो ना, तुम दोनों की ही वजह से वो छोटी सी प्यारी सी तुम्हारे पापा और सौतेले माँ की बेटी, वो मासूम सी बच्ची को भी मरना पड़ रहा है। आकाश रावत, वैसे बताना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी बता देता हूँ, उस दिन सीढ़ियों से गिरकर तो उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, वो तो हमने डॉक्टरों को पैसे देकर उसे कोमा में जाने का इंजेक्शन दिया था और तुम दोनों को मारने के बाद हम उसे भी तुम्हारे पास भेज देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रुद्राक्ष उन्हें मारने के लिए उठा पर उन्हें मार नहीं पाया और नीचे गिर गया। ये देखकर महेंद्र रावत बोले, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमें पता है कि तुम दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है पर तुम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या है ना कि जब से तुम दोनों यहाँ वापस आए हो हमने तुम दोनों को खास तरह का ड्रग देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तुम दोनों का शरीर और दिमाग अब बहुत कमजोर हो चुका है, उसलिए तो तुम दोनों हमारी हर चाल में फंसते चले गए। उद्धरण चिन्ह। वैशाली रावत, आप क्यों बकवास बातों पर समय बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी से दिनों को खत्म कर यहाँ से निकलते हैं यहाँ से, और वैसे भी आज हमारे बेटे को रावत खानदान का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं, हमें देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रूपाली रावत, हाँ पापा जल्दी से चलते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र रावत, हाँ हाँ चलते हैं, पर जाने से पहले इन्हें इनकी बर्बादी की असली वजह तो बता दूं। उद्धरण चिन्ह। वैशाली रावत, हाँ हाँ बता दीजिए, आखिरकार हक बनता है इनका सच जानने का। उद्धरण चिन्ह। चटूक मौत और पुनर्जन्म। अब तक। वैशाली रावत, आप क्यों बकवास बातों पर समय बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी से दिनों को खत्म कर यहाँ से निकलते हैं यहाँ से,
और वे से भी आज हमारे बेटे को रावत खानदान का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। हमें देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रूपाली रावत, हाँ पापा जल्दी से चलते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र रावत, हाँ हाँ चलते हैं, पर जाने से पहले इन्हें इनकी बर्बादी की असली वजह तो बता दूं। उद्धरण चिन्ह। वैशाली रावत, हाँ हाँ बता दीजिए, आखिरकार हक बनता है इनका सच जानने का। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। महेंद्र रावत, हाँ हाँ बता रहा हूँ, सुनो बच्चों, सच बात तो यह है कि मैं रावत खानदान का बड़ा बेटा था, फिर भी पिताजी ने मेरी जगह परिवार और बिजनेस की बागडोर तुम्हारे बाप को यानी कि मेरे छोटे भाई को दे दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नजरों में वो मेरे मुकाबले ज्यादा काबिल, अक्लमंद और नेक था। आखिर गलती क्या थी मेरी? सिर्फ इलीगल तरीके से कुछ पैसे ही तो निकाले थे मैंने, वो भी अपनी ही कंपनी से। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे परिवार में फैसला लेने का हक भी छीन लिया। वैशाली रावत, और इतना ही नहीं, उस बुढ़े ने ऐसी व्हील बनाई कि अगर प्रताप इस बिजनेस को नहीं संभालना चाहता तो भी महेंद्र जी को कुछ नहीं मिलता। सब कुछ गवर्नमेंट को चला जाता या किसी ट्रस्ट को दान कर दिया जाता। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र रावत, वो तो मां की जीन की वजह से मैं आज कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर हुई, वरना वो बुढ़ा तो मुझे कंपनी में कदम भी नहीं रखने देता। पर अब कोई भी अड़चन नहीं है, क्योंकि हमने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेवा की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। ये देखकर रूपाली बोली, अरे रेवा दी, आप रो क्यों रही हो? अभी तो और जानना बाकी है, अपने आंसू संभाल कर रखिए। उद्धरण चिन्ह। आकाश रावत, तुम दोनों को शायद पता नहीं होगा ना, इसलिए मैं बता देता हूं कि उस बुढ़े के मर्डर का इल्जाम तुम्हारे पापा पर लगा है और बहुत जल्द उन्हें फांसी होने वाली है। और आपकी वो सौतेली माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और सदमे में चली गई है। वैसे चिंता मत करना, हम उसे भी तुम्हारे पास ही भेजने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो सब हंसने लगे और उस झोपड़ी के ऊपर पेट्रोल डालने लगे। पूरी झोपड़ी पे पेट्रोल छिड़क कर उन्होंने रुद्राक्ष और रेवा को देखा और महेंद्र रावत ने कहा, बाय बाय मेरे प्यारे भतीजे और भतीजी। ऊपर पहुंचकर अपने दादाजी को मेरा नमस्कार करना और कहना कि उन्होंने जो 25 साल पहले फैसला किया था उसकी कीमत आज तुम दोनों को नहीं सॉरी तुम तीनों को, यानी तुम दोनों और तुम्हारी वह छोटी सी मासूम सी प्यारी बहन मही को चुकानी पड़ी है, अपनी जान देकर। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने माचिस जलाए और झोपड़ी में आग लगाकर वहां से चले गए। आग झोपड़ी में फैलते देख रेवा ने कहा, भाई ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमने इन लोगों पर भरोसा करके हमारे अपनों को बहुत दर्द दिया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, हमने हमेशा पापा को गलत समझा। उद्धरण चिन्ह। रेवा, माँ और मही से हमेशा नफरत करते रहे, जबकि वो तो हमसे बस प्यार की उम्मीद रखते थे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, शायद इसीलिए महादेव हमें इतनी दर्दनाक मौत दे रहे हैं। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम इसी के लायक हैं। अगर महादेव ने हमें फिर एक मौका दिया तो हम अपनी सभी गलतियों को सुधारना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। रेवा, हम भी भाई। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ आग बहुत बढ़ जाती है और रेवा और रुद्राक्ष महादेव को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दूर कहीं नर्मदा नदी के किनारे बसे किसी आश्रम के एक कमरे में एक लड़का और लड़की बेहोश पड़े थे। उन्हें बहुत तेज बुखार था। वो दवाई की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष और रेवा ही थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने अचानक से अपनी आंखें खोली, उसके सर पर पसीना था, जैसे कोई बहुत बुरे सपने से जगा हो। रुद्राक्ष अपना सिर पकड़ बोला, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ये जगह आश्रम जैसी क्यों लग रही है? मैं तो वहां उस झोपड़ी में जल रहा था। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष ने चारों तरफ हैरानी से देखा तो उसके खुद को अपने आश्रम के पुराने कमरे में पाया। उसकी नजर बगल में सो रही रेवा पर गई और वो चौंक गया, क्योंकि रेवा सही सलामत वहां सो रही थी। उसने तुरंत जाकर रेवा को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। रुद्राक्ष के गले लगाने से रेवा भी नींद से जागने लगी। रेवा के सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही रुद्राक्ष को अपने सामने देखा तो वो उसे गले लगाकर रोने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने रेवा को चुप करवाया। तब तक शाम हो चुकी थी। इस वक्त रुद्राक्ष और रेवा उसी आश्रम में है जहां बचपन में किडनैपर्स ने उन दोनों को छोड़कर चले गए थे। तभी उन्हें शंखनाद सुनाई दिया। दरअसल ये आश्रम नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ हर रोज सुबह शाम नर्मदा आरती होती थी और आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को इसमें शामिल होना होता है। ये उस आश्रम के कई नियमों में से एक है। रुद्राक्ष और रेवा पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर आरती के लिए बाहर आते हैं। आरती खत्म होने के बाद आश्रम के सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं।
पर रुद्राक्ष और रेवा वही नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अब तक उन्हें समझ आ गया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। रेवा के आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रोते हुए ही रेवा रुद्राक्ष से कहती है, भाई उन्होंने सबको मार डाला। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, सू 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 चुप हो जाओ बुढ़िया, कोई नहीं मरा है अभी तक और कोई मरेगा भी नहीं। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। महादेव की सौगंध। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। छतरी, दादाजी का आश्रम आना। अब तक आरती खत्म होने के बाद आश्रम के सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, पर रुद्राक्ष और रेवा वही नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अब तक उन्हें समझ आ गया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। रेवा के आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रोते हुए ही रेवा रुद्राक्ष से कहती है, भाई उन्होंने सबको मार डाला। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, सू 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 चुप हो जाओ बुढ़िया, कोई नहीं मरा है अभी तक और कोई मरेगा भी नहीं। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। महादेव की सौगंध। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रुद्राक्ष ने रेवा को चुप करवाया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मेरी आंखों में देखो गुड़िया। रेवा भी अब रोना बंद कर चुकी थी। उसने अपने बड़े भाई की आंखों में देखो तो उसे उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। रुद्राक्ष, ये वक्त रोने का नहीं है गुड़िया, ये वक्त तो खुद को स्ट्रोंग बनाने का है। अब तक उन्हें हमारे बारे में पता चल गया होगा। वो कल सुबह तक यहाँ पहुँचते ही होंगे हमें ले जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रेवा, पर इस बार हम वहां जाकर उनके बहकावे में नहीं आएंगे। वो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं ना, तो फिर इस बार हम उन्हें बताएंगे कि बर्बाद करना किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा दोनों नदी की तरफ मुड़कर बहते पानी को देखकर, रुद्राक्ष, इस बार हम खेल खेलेंगे और वो हमारे मोहरे होंगे। उन सबको बहुत शौक है ना मुखौटे पहनने का, हम उनके चेहरे से एक एक कर सारे मुखौट हटाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रेवा, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने जितना हमारे परिवार को तड़पाया है हम उन्हें उससे 10 गुना ज्यादा लौटाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा एक साथ कहते हैं, इंतजार करो हमारे दुश्मनों, बहुत जल्द आ रहे हैं हम अपनी और अपनों की मौत का बदला लेने। इस बार तुम्हारी हर चाल को हम नाकाम करेंगे। तुम लोगों ने हमारे परिवार को बहुत रुलाया है ना, लेकिन इस बार हम तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा चेहरे को भावहीन कर एक साथ कहते हैं, महादेव की सौगंध। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो दोनों एक साथ मुड़कर आश्रम के अंदर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही मां नर्मदा आरती के बाद जैसे ही वो आश्रम में गए वहां एक गाड़ियों का काफिला नजर आया। वो समझ गए कि वो लोग आ चुके हैं। जैसे ही वो सबके साथ आश्रम के अंदर पहुंचे वैसे ही उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया। उन्होंने इस वक्त बहुत ही सुंदर और महंगा कुर्ता पजामा पहन रखा था। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। जी हाँ, वो बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं रुद्राक्ष और रेवा के दादाजी राजेंद्र रावत थे। राजेंद्र जी अपनी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देखने लगे और कुछ भी कहे बिना बस उनको गले लगा लिया। वो दोनों भी उन्हें गले लगाना चाहते थे पर इस वक्त वो उनसे अनजान थे, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया और वैसे ही खड़े रहे। आसपास के लोग उन्हें रुद्राक्ष और रेवा को गले लगाता देख हैरानी से देखने लगे। तभी पीछे से आश्रम के मुख्य गुरुजी की आवाज सबके कानों में पड़ी। उन्होंने सबको अपने अपने काम पर जाने के लिए कहा, तो सब वहां से जाने लगे। गुरुजी के आदेश से और लोगों की हलचल से राजेंद्र जी होश में आए और उनसे अलग हुए। आश्रम के मुख्य गुरुजी उनके सामने आए। गुरुजी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था जो उनके सख्त स्वभाव में हर कोई नहीं देख सकता था, पर राजेंद्र जी अपनी पूरी जिंदगी जी चुके थे इसलिए उन्होंने ये तेज पल भर में पहचान लिया। राजेंद्र जी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भी उनका स्वागत कर सम्मान से उन्हें आश्रम में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गुरुजी और राजेंद्र जी आश्रम के एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। राजेंद्र जी ने गुरुजी को बताया कि कैसे रुद्राक्ष और रेवा का जन्म होने के कुछ वक्त बाद उन दोनों का किडनैप हो गया था और उन्होंने दोनों बच्चों को कहाँ नहीं ढूंढा। राजेंद्र जी ने गुरुजी को यह भी बताया कि रुद्राक्ष और रेवा के बातें में उन्हें कैसे पता चला। फ्लैशबैक। राजेंद्र जी के आश्रम आने से एक हफ्ते पहले आश्रम में एक उत्सव मनाया गया था। उस उत्सव में छुट्टियां मनाने आए स्टूडेंट का एक ग्रुप भी पहुंच जाता है। वे लोग घूमते घूमते आश्रम में पहुंच जाते हैं और उत्सव के बारे में जानकर वही कुछ दिन रुकने का फैसला करते हैं।
उस ग्रुप में अर्थ मल्होत्रा नाम का लड़का भी होता है। वो लोग जब रुके थे तो आश्रम की और आश्रम के लोगों की बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। उन्हीं तस्वीरों में कुछ तस्वीर रुद्राक्ष और रेवा की भी लेते ही और अपने घर वालों को भेजते हैं। दरअसल मल्होत्रा परिवार और रावत परिवार एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे, इसलिए वो तस्वीरें रावत परिवार के पास भी आ जाती है। रावत परिवार के पास वो तस्वीरें कैसे पहुंची और दोनों परिवारों के रिश्ते के बारे में कहानी आगे आएगा। रावत परिवार के लोग तस्वीरें देखकर तुरंत ही रेवा और रुद्राक्ष को पहचान जाते हैं, क्योंकि रेवा बिल्कुल अपने माँ के जैसी दिखती थी, बस उसकी आंखें अपने पिता के जैसी थी, रात के अंधेरे सी कली थी। वही रुद्राक्ष काफी हद तक अपने पिता की तरह दिखता था और उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह समुंदर के पानी की तरह नीली और गहरी थी। उन्होंने ये बात अर्थ को बताई तब तक उत्सव पूरा हो चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ निकलने वाला था। आश्रम में कुछ दिन रहते अर्थ और रुद्राक्ष की अच्छी दोस्ती हो गई थी और रेवा को तो वो अपनी बहन मानने लगा था। तो वापस जाते वक्त उसने रेवा के गले मिलते वक्त किसी को पता न चले वैसे उसके सर से एक बाल तोड़ लिया था और संभाल कर अपने साथ ले गया था। उसका डीएनए टेस्ट करके सबको कंफर्म हो गया कि वो उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं। ओए अब वो उन्हें ले जाने आए हैं। फ्लैशबैक एंड। उनकी बात सुनकर तो गुरुजी एक पल के लिए तो सोच में पड़ गए, पर फिर उन्होंने रुद्राक्ष और रेवा को ले जाने की इजाजत दे दी। गुरुजी ने रुद्राक्ष और रेवा को भी बताया कि वो उनके दादाजी ही उन्होंने तुम दोनों को बचपन में को दिया था और अब जाके तुम्हें पाया है, वो तुम्हें ये से ले जाने आए हैं। पिछले जन्म में ये बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं आए, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा से ही भावहीन होता था। पर रेवा तो लगी थी और आश्रम छोड़ के न जाने की जिद करे लगी थी। तब बहुत मुश्किल से उसे सबने मनाया था, पर इस बार बात कुछ और थी। इस बार भी रुद्राक्ष भावहीन खड़ा था और रेवा रो रही थी, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चला सिवाय रुद्राक्ष के। रेवा को रोता देख उसने उसका पकड़ लिया। वो दोनों जाने के लिए मन गए। वो लोग आश्रम से सबका आशीर्वाद लेके निकल गए अपनी मंजिल की ओर, जहां उनके कुछ अपने तो उनके कुछ अपनों के भेष में छुपे दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। चफोर रुद्राक्ष और रेवा का घर में स्वागत। आगे पूरे दिन के सफर के बाद गाड़ियां एक महल जैसे घर के अंदर जाने लगी। तब तक शाम हो चुकी थी। ढलते सूरज की लाल रोशनी में वो सफेद रंग का महल सोने की तरह चमक रहा था। उस महल के गेट पे सुंदर सी नेम प्लेट लगी थी जिसपे लिखा था रावत मैंशन। सभी गाड़ियां मैंशन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। गाड़ियों के रुकते ही एक नौकर ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। उसमें से पहले दादाजी बाहर निकले, फिर रुद्राक्ष और रेवा भी इसी गाड़ी से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा एक 35 से 40 साल की बहुत ही सुंदर औरत हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने, हाथों में आरती की थाली और चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि कुसुम रावत थी और उनके पीछे हाथों में उनकी साड़ी के पल्लू की आड़ में एक 5 से 6 साल की लड़की खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए रुद्राक्ष और रेवा को अपनी चोर नजरों से देखने की कोशिश कर रही थी। खासकर रेवा को। फेल्स बैक। घर आते वक्त दादाजी रुद्राक्ष और रेवा को परिवार में कौन कौन ही ये बता देते हैं। वो बताते ही कि उनके दादाजी यानी कि वो राजेंद्र रावत और दादी जी रुक्मणी रावत है। वही उनके बड़े पापा महेंद्र रावत उम्र 50 साल, उनकी पत्नी वैशाली रावत उम्र 45 साल, उनका बेटा यानी तुम्हारा कजिन भाई आकाश रावत उम्र 18 साल, उनकी बेटी रूपाली रावत उम्र 17 साल, उनकी बुआ मालिनी अग्रवाल उम्र 47 साल, फूफाजी केशव अग्रवाल उम्र 52 साल, उनकी बेटी ऋत्वी अग्रवाल उम्र 19 साल और बेटा विजय अग्रवाल उम्र 18 साल है। उनके पिता प्रताप रावत उम्र 45 साल है और मां का नाम महिमा रावत उम्र 45 साल है। वो ये भी बता देते ही कि उनके किडनैप होने के बाद उनकी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उनकी मौत हो गई। फिर उनके पिता ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी की थी। उनकी छोटी मां का नाम कुसुम रावत उम्र 40 साल है और उनकी एक बेटी भी है जो कि अभी 6 साल की है। उसका नाम मही है। फ्लैशबैक एंड। रुद्राक्ष और रेवा को कुसुम जी को बिना भाव के एक तक देखते देखकर दादाजी उन्हें होश में लाकर आगे बढ़ने को बोलते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और कुसुम जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो जान कुसुम जी के पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ और जाने पहचाने चेहरे दिखाते हैं, पर उन्हें देखकर भी उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं दिखाते। वो दो बस भावहीन चेहरे के साथ सबको देखे जा रहे थे। उन्हें ऐसे सबको देखता देख दादाजी ने गला साफ करते हुए उन्हें कहा, ये कुसुम है तुम्हारी माँ। तभी पीछे एक एक मीठी पर चापलूसी से भरी आवाज आए, लगाता है सौतेली कहना भूल गए दादाजी, ये कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी।
उसकी बात सुनकर दादाजी ने अपनी भोगे सिकोड़ ली। वही रुद्राक्ष और रेवा को देखा कर कुसुम जी जो मुस्कुरा रही थी वो मुस्कुराहट एकदम से फीकी पड़ गई। दादाजी के गुस्से को देखकर दादी जी रुक्मणी जी ने कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? बच्ची ने जो कहा वो सही ही कहा है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है कि महिमा की मौत के कुछ सालों बाद ही प्रताप इससे शादी इसे हमारे घर ले आया। माँ कहने बात चुप तो नहीं जाएगी ना? उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर कुसुम का चेहरा रुआसा हो गया। उन्हें देखकर लग रहा था वो अभी ही रो देगी। मही को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो तो बस एक तक रेवा को ही देखे जा रही थी। रुद्राक्ष और रेवा के लिए ये नया नहीं था, पिछले जन्म में भी उनका स्वागत इसी हुआ था। पर तब उनको दादी की बात सुनकर लगा कि उनके पापा ने उनकी मां को धोखा दिया ही और उन्होंने कुसुम जी को एक नज़र देखे बिना ही घर के अंदर चले गए थे, जिससे कुसुम जी को बुरा भी बहुत लगा था। पर अब बात कुछ और थी। रुद्राक्ष और रेवा ने सबके असली चेहरे देख लिए थे और उन्हें अब ये भी पता चल गया था कि किसे उनकी सच में परवाह है और किसे नहीं। रुद्राक्ष और रेवा ने दादी जी के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और एक नज़र कुसुम जी को दिखकर दोनों की आंखों में एक पल के लिए चमक उतर आई, पर उन्होंने उसे छुपा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ झुककर कुसुम जी के पैर छू लिए। ये देख सब हैरान रह गए, क्योंकि रूपाली ने सोचा था सौतेली माँ वाली बात से उन्हें बुरा लगेगा और वो लोग कुसुम को नहीं अपनाएंगे। असल में उसकी ये ट्रिक पिछले जन्म में काम आ भी गई थी। रुद्राक्ष और रेवा से इस रिएक्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, खुद कुसुम जी ने भी नहीं। कुछ देर बाद जब कुसुम जी ने होश संभाला तब भी वो दोनों उनके पैरों में ही झुके हुए थे। कुसुम जी ने तुरंत अपना एक हाथ दिनों के सर पे बारी बारी से फिराया और उन्हें खड़ा होने के लिए कहा। अब तक कुसुम जी के आंखों रुके आंसू बहना शुरू हो चुके थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। वो तो बस अपनी अंशु भरी नजरों से रुद्राक्ष और रेवा को देखे जा रही थी। उनका रिएक्शन देख रुद्राक्ष ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर उनके हाथों में पकड़ी थाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये हमारे लिए है माँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी मधुर आवाज सुन कुसुम जी होश में आए और अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने जल्दी से रुद्राक्ष और रेवा के माथे पे तिलक किया और उन दोनों की आरती उतारने लगी। आरती उतारने के बाद कुसुम जी ने उनके माथे पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को फेंका और अपने हाथों में पकड़ी पूंजा की थाली पास खड़ी एक सर्वेंट के हाथ में देकर अपने दोनों हाथों ने रुद्राक्ष और रेवा का एक एक हाथ पकड़कर उन दोनों को एक साथ घर में ले आए। इन सभी के बीच रेवा की नजरें मही पर जाती है, जिसने ने कुसुम जी का पल्लू एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा था और एक तक रेवा को देखे जा रही थी। रेवा ने थोड़ा मुड़कर उसे देखा। तभी दादाजी ने आगे आते हुए कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन ही मही। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रेवा मही के सामने जाके उसके घुटनों पर बैठ गई और मही के एक गाल पर प्यारी सी किस कर लेती है। ये देखकर दादाजी और कुसुम जी के तो लिए का ठिकाना ही नहीं रहता। और हमारी मही तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो तो खिलखिला के हंसते हुए रेवा के गले लगकर बोली, ये पारी माँ आ गई, अब मही को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन रुद्राक्ष और रेवा उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। चफाइफ परिवार से मुलाकात और दादी जी से लड़ाई। आगे मही की बात सुनकर वहां कुछ लोगों के चेहरे के रंग उठ जाते हैं। तभी दादाजी ने बात को बदलते हुए कहा, तुम दोनों थक गए होंगे, पहले तुम दोनों अपने कमरे में जाके आराम कर लो, मैं रात के खाने पर तुम्हें सारे परिवार से मिलवाता हूँ, अभी सब यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा अपना सरहा में हिलते हैं। उनके आने से पहले ही कुसुम जी ने उन दोनों का कमरा रेडी करवा दिया था। रुद्राक्ष और रेवा अपने अपने कमरे में चले गए। शाम को कुसुम जी आए और उन्हें डिनर के लिए बुला के चली गई। रात के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कुसुम जी ने रुद्राक्ष और रेवा को भी बता दिया था, पर वो दोनों अब तक आए नहीं थे। बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ये देख रुक्मणी जी ने कहा, कुसुम तुमने उन दोनों को बता तो दिया था न कि उन्हें 8 बजे डिनर के लिए आ जाना है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी माँ जी मैंने उनसे कहा था वो दोनों 8 आए होंगे। आज उनका घर में पहला दिन है तो शायद थोड़ा लेट हो गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। वैशाली अब बस भी करो कुसुम, उन्हें आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम उनकी माँ बनकर उनकी पैरवी कर रही हो। सौतेली हो, सौतेली की तरह रहो ना। बोलते बोलते वो रुक गई जब सबके कानों में किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। उन सबने सर उठा के देखा तो रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल के थोड़ा दूर खड़ा था और रेवा सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी। वो दोनों साथ में आकर कुसुम जी और मही के पास आकर बैठ गए। रुद्राक्ष ने एक नज़र सबको देखा और फिर वैशाली की तरफ देखकर कहा, आप हमारी माँ से कुछ कह रही थी,
आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी, पूरी क्यों नहीं करती? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष के इतना कहते ही डाइनिंग टेबल पर एक ओलवार साइलेंस फैल गया। दादाजी ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए कहा, रुद्राक्ष, रेवा, तुम दोनों अब तक सबसे मिले नहीं ना, मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवाया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी जी है। ये सुन दोनों ने उन्हें नमस्ते किया। दादी जी के बारे में। दरअसल रुक्मणी जी एक घमंडी और लालची किस्म की औरत थी। वो गरीबों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी और उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह थी। पर राजेंद्र जी बहुत ही सरल और सख्त इंसान थे। रुक्मणी जी की राजेंद्र जी और उनके छोटे बेटे प्रताप के आगे बहुत ही काम चलती थी। रुक्मणी जी का कुसुम को पसंद ना करने की बस एक ही वजह थी कि वो एक अनाथ थी और प्रताप ने किसी को भी बिना बताए उससे शादी करके उसे घर ले आया था। इतना ही नहीं, वो तो महिमा जी को भी इतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उस वक्त वो प्रताप की शादी अपनी ही एक सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी। पर प्रताप ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और मौके का फायदा उठाकर राजेंद्र जी ने प्रताप की शादी अपने खास दोस्त राजेश मल्लिक, जो कि अपने समय के एक आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, उनकी एकलौती बेटी महिमा से करवा दी थी। इसलिए उन्होंने महिमा को भी कभी पसंद नहीं किया। पर राजेंद्र जी और प्रताप के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। रुक्मणी जी अपनी इसी जलन और गुस्से के चलते उन्हें अब प्रताप को भी नापसंद करती थी। इतना ही नहीं, वो तो मही को भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अछूतों वाला व्यवहार करती थी और उसे कभी कभी मरती भी थी। इस वजह से मही उनके सामने जाने से भी डरती थी। वैसे तो उन्हें रुद्राक्ष और रेवा भी कुछ खास पसंद नहीं आए थे। किस तरह की दादी ही यार ये बहू पसंद नहीं, ये समझ में आता है। इंडिया में 90% सास को बहुएं पसंद नहीं है, पर बेटे के बच्चों से तो प्यार करती ही हैं। खैर हमें क्या, हम अपनी खानी पर फोकस करते हैं। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। दादाजी ने बारी बारी से बाकी सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे बड़े पापा महेंद्र रावत है, उनके बगल में तुम्हारी बड़ी माँ वैशाली रावत, वो तुम्हारा बड़ा भाई आकाश रावत और वो तुम्हारी बहन रूपाली रावत। रुद्राक्ष और रेवा ने बाकी सबको भी नमस्ते किया। महेंद्र रावत एक बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। वो अपने छोटे भाई से काफी जलते भी थे, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने सारा बिजनेस अपने छोटे बेटे को दे दिया था। वो अपनी ही कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करते थे, पर वहां भी वो फंड्स की चोरी करते थे। वैशाली रावत एक चालबाज औरत थी। इतना ही नहीं, उन्हें अपने रावत खानदान की बड़ी बहू होने का काफी घमंड भी था। वो हमेशा ही अपनी सहेलियों में अपने रावत खानदान की बड़ी बहू होने का शो ऑफ करती थी। पर सच तो ये था कि वो सिर्फ नाम के लिए बड़ी बहू है। बाकी सारी जिम्मेदारी पर हक तो कुसुम के पास है, वो भी दादाजी की वजह से। घर में वैशाली की एक भी नहीं चलती ही, पर वो रुक्मणी जी की सहेली की बेटी भी थी, इसलिए रुक्मणी जी उसे हमेशा से कुसुम और महिमा से ऊपर रखती थी और कुसुम को हमेशा अनाथ होने का और अपने बेटे को प्यार के जल में फंसाने का तना मरती थी। रूपाली भी अपनी माँ की तरह ही थी और आकाश तो खुद को रावत इंडस्ट्रीज का वारिस बताता था खुद को, क्योंकि वो उस परिवार में एक लौटा बेटा था। वैसे वो भी अपने माँ बाप से कुछ कम बुरा नहीं था। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। दादाजी, इनके अलावा तुम्हारी एक बुआ भी है, को इस वक्त अपने ससुराल के है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा बस अपना सर हिला रहे थे। दादाजी, तुम्हारे पापा इस वक्त कंपनी के काम से अभी बाहर गए हैं, उन्हें अभी तुम्हारे आने के बारे में पता नहीं है। कुसुम जी, मैं तो ये सोच रही हूँ पापा कि क्यों ना हम उनको रुद्राक्ष और रेवा के बारे में एक सरप्राइज दे। क्या कहते हैं आप लोग? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, जैसा आप चाहे माँ। उद्धरण चिन्ह। तब तक टेबल पे ढेर सारा खाना सजा दिया गया था। कुसुम जी सभी को खाना परोसती है, वो रुद्राक्ष और रेवा को भी खाना परोसती है। कुसुम जी, वैसे मुझे तुम दोनों की पसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं ही, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज बनाई है। आई होप कि तुम दोनों को पसंद आएगा। उद्धरण चिन्ह। रेवा खीर का पहला बाइट लेते ही आंखें बंद कर लेती है और रुद्राक्ष को भी खीर खाने का इशारा करती है। ये देख के रुद्राक्ष भी खीर खाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक साथ सामने रखा खीर का बाउल उठा लेते हैं। इनकी ये हरकत देखकर दादी जी गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं कि डाइनिंग टेबल पर कैसे बिहेव करना चाहिए? दादी की आवाज सुन रेवा के हाथ से बाउल छूट गया, पर रुद्राक्ष ने संभाल लिया। वो दोनों दादी को असमंजस में देखने लगे। रूपाली, छोड़िए ना दादी, ये दोनों जंगल के एक आश्रम से आए हैं, उन्होंने कभी अच्छा खाना देखा नहीं होगा, खाने की तो बात ही दूर है, इसलिए उनसे ये हो गया। अब माफ भी कर दीजिए इन्हें, ये इनका ये पहला दिन है।
हम आपसे वादा करते हैं कि हम इन्हें सारे मेनास सिखा देंगे। उद्धरण चिन्ह। अगर कोई बेवकूफ ये सुनता तो उससे लगता कि रूपाली उनकी पैरवी कर रही है, उन्हें दादी के गुस्से से बचाने के लिए। लेकिन रुद्राक्ष और रेवा जानते थे कि उसके कहने का क्या मतलब है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को ऑर्डर देने के लहजे में बोलती है, दादी माँ से माफी मांगो, चलो वो तुम दोनों को माफ कर देगी तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए। रुद्राक्ष भावहीन चेहरे के साथ उसे देखते हुए, हम भी वजह माफी क्यों मांगे? और पहले तो एक बात बताओ, है दादी जी के साथ बदतमीजी की कब? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन वहां चारों ओर शांति छा जाती है। दादी जी गुस्से से उन दोनों को देखने लगती है जिससे उन्हें कच्चा ही खा जाएंगी। च6 रुद्राक्ष और रेवा का सबको उल्टा जवाब। आगे रेवा एक प्यारी सी स्माइल के साथ रूपाली को देखते हुए कहती है, खीर हम दोनों की फेवरेट है। आश्रम में जब भी खीर बनती थी हम दोनों पतीला लेके ऐसे ही एक दूसरे से छीन के खाने की कोशिश करते हुए पूरे आश्रम में भागते थे, और कई बार तो लोगों से टकरा भी जाते थे। फिर भी हमें तो कोई कुछ नहीं बोलता था, मगर ये तो हमने सिर्फ बाउल को हाथ लगाया, इतने में ही आप भड़क गई। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी, ये क्या तरीका है रूपाली से बात करने का? वो तुमसे बड़ी है, माफी मांगो रूपाली से इसी वक्त। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी, माँ माना कि रूपाली रुद्राक्ष और रेवा से बड़ी है, लेकिन सिर्फ 3 महीने ही बड़ी है, इसलिए उसे हमारे बच्चों से ऐसे बात नहीं करनी थी। वैशाली, लो तो अब एक अनाथ हमारे बच्चों को मैनर्स बताएंगी कि हमें बच्चों को किसके सामने कैसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, रेवा ने सच कहा है दादी माँ, और हमारे गुरुजी ने बताया है कि सच बोलने के लिए कभी भी माफी नहीं मांगनी चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। फिर रूपाली और वैशाली को देखते हुए, वैसे भी माफी तो इनको मांगनी चाहिए हमसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले इन्होंने ही हमें जंगल से आया हुआ कहकर हमारा मजाक उड़ाया था। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी, वो तुम दोनों से माफी क्यों मांगे? तुम दोनों जंगल से आए हो, वहां पर खाने के लिए इसे जंगली पान चलता होगा, यह नहीं। ये रावत मेंशन है, ये के तौर तरीके अलग है। रूपाली ने बिल्कुल सही कहा है, तुम दोनों को मैनर्स बिल्कुल नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वैशाली जी की तरफ देखकर कहती है, वैशाली हम चाहते हैं कि तुम इन दोनों को हमारे हाई सोसाइटी के सारे मैनर्स सिखाओ, ताकि ये हमारी है सोसाइटी में घुल मिल सके। वैसे मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती कि इन जंगली बच्चों की वजह से हमारे परिवार की लोगों के सामने बेइज्जती हो। रेवा, फिर तो मेरा सजेशन ही कि आप बची हुई उम्मीद भी छोड़ ही दे दादी माँ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे से मैनर्स सीखने की जरूरत है जो हमारे सामने ही हमारी माँ की बेइज्जती कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, वैसे भी हम अपने आश्रम के दिए हुए संस्कारों के साथ खुश है, हमें आपके मैनर्स की कोई भी जरूरत नहीं है, और हमें अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो हम अपने माता पिता से मांगेंगे, न कि किसी दूसरे से। ये सुनकर महेंद्र जी, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने रुद्राक्ष और रेवा की तरफ एक नकली स्माइल लेकर कहा, हम कोई गैर नहीं है बच्चों, हम तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ है, हमरा तुम पर हक बनता है। और तुम्हारी बड़ी माँ होने के नाते वैशाली जी बस तुम्हें सही गलत का फर्क करना ही सिखाना चाहती है, ताकि कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा न उठा सके। और कुसुम जी को देखकर एक न दिखने वाली कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें नहीं पता बेटा, पर कुछ लोग अपने चेहरे पर प्यार का मुखौटा लगाकर पीठ पीछे खंजर भी मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, उसकी चिंता आप मत कीजिए बड़े पापा, हम भले ही आश्रम में पले पड़े हो, लेकिन 2 चेहरे वाले लोगों को पहचानना अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इस मामले में निश्चिंत रहे, हम अपनी तरफ आने वाले हर खंजर का रुख मोड़ना जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। रेवा सबको इग्नोर कर कुसुम जी से, वैसे माँ आपने कहा था पापा को हमारे आने के बारे में अभी तक पता नहीं है, तो वो कब वापस आएंगे? हम उनसे मिलना चाहते हैं। कुसुम जी, हाँ उन्हें तुम्हारे आने के बारे में पता नहीं है, पर मैंने उन्हें जल्दी घर वापस आने के लिए बोल दिया है, वो शायद 2 या 3 दोनों में वापस आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रेवा, ठीक है, हम तब तक इंतजार करेंगे, और जैसा आपने कहा था वैसे ही हमारे आने का उन्हें सरप्राइज देंगे। कुसुम जी हाँ में अपना सर हिला देती है, और फिर सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। मही की नजरें खाना खाते वक्त भी रेवा पर ही टिकी हुई थी। ये नोटिस कर रुद्राक्ष को अपनी दोनों लाइफ में पहली बार रेवा से जलन महसूस होती है कि उसकी छोटी गुड़िया सिर्फ रेवा को देख रही थी, उसने उसे एक नजर भी नहीं देखा। वो कुछ कहने वाला था कि तभी उसके कानों में आकाश की आवाज आए। आकाश, रुद्राक्ष मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, अगर आप कुछ पूछना चाहते ही तो पूछिए ना, इसमें परमिशन लेने वाली तो कोई बात नहीं है। हम आज ही आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे बारे में जानना चाहते होंगे।
आकाश, वैसे ये अभी इतना जरूरी भी नहीं है, पर क्या है ना, तुम दोनों की एज के अकॉर्डिंग इस साल तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करना होगा। और इस साल के कॉलेज के स्टार्ट होने में बस एक हफ्ता ही बाकी रह गया है। सभी कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस हो चुकी है, पर हम चाहते हैं कि तुम दोनों उसी कॉलेज में एडमिशन लो जहां मैं और रूपाली जाते हैं, ताकि हम तुम दोनों के साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? रूपाली, वेल, तुम दोनों ने कहाँ तक पढ़ाई की है? एक्चुअली हमें पता चल ही कि जहाँ पर वो आश्रम था वहाँ आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, तो बस पूछना चाहती थी। अगर तुम लोगों ज्यादा कुछ नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ इस साल से ही कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर दूंगी। राजेंद्र जी, भाई रूपाली, अगर तुम इनकी पढ़ाई में मदद करेगी तो इसका तुम्हारी पढ़ाई पर असर होगा। अगर इन्हें कुछ नहीं आता होगा तो हम बाहर से इनके लिए एक टीचर अपॉइंट कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। वैसे टी रूपाली अपनी बातों से ये जताना चाहती थी कि उसे रुद्राक्ष और रेवा की कितनी चिंता है, पर रेवा उसके बात की सच्चाई जान जाती है कि वो बस ये जताना चाहती थी कि इन दोनों को कुछ भी नहीं आता ही वो दोनों गवार है। रेवा, इसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी। माना कि उस जगह पर कोई स्कूल नहीं था, मगर वहां आसपास के बच्चों के लिए हमारे गुरुजी ने आश्रम में ही एक छोटे से स्कूल का निर्माण किया था, तो हमने वहीं पर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है। और वैसे भी हम इतने भी गवार नहीं है जितना हमें सब समझ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रेवा ने आखिरी लाइन रूपाली को देखकर बोली थी, जो देख रूपाली बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष, और रही बात कॉलेज में एडमिशन की, तो वो हमारे पापा आने के बाद देखेंगे उन्हें हमें कहाँ पढ़ना है। उद्धरण चिन्ह। अब तक सबका खाना कंप्लीट हो गया था, सब वहां से अपने अपने कमरे में जाने लगे, तभी रुद्राक्ष की नजर मही पर गई, जो रेवा के पास जाके उसका दुपट्टा पकड़े हुए सीढ़ियां चढ़ने वाली थी। ये देख रुद्राक्ष ने जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। वैसे भी पिछले जन्म में जब से मही सीढ़ियों से गिरी थी, उसे अब मही की सीढ़ियां चढ़ने से बहुत डर लगने लगा था। उसका बस चले तो वो रावत मेंशन की सारी सीढ़ियां ही निकल कर फेंक दे, पर यह नामुमकिन था, इसलिए वो मही को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख मही मुंह फुलाकर नाराजगी से रुद्राक्ष को देखेकर कहती है, अपने मही को गोद में क्यों उठाया है? मही को आज अपनी पारी माँ के साथ सोना है। उद्धरण चिन्ह। 7 महिमा जी का कमरा। आगे। कुसुम जी, मही, मैंने कहा था ना आपको कि ये आपकी परी माँ नहीं है, बल्कि ये दोनों आपकी परी माँ के बच्चे हैं, और आपके बड़े भाई और दीदी है, तो आप उन्हें दीदी कहे। उद्धरण चिन्ह। मही, पर माँ, ये बिल्कुल परी माँ के जैसी दिखती है, बस आंखें पापा के जैसी, पर इन भाई की आंखें परी माँ के जैसी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा कन्फ्यूजन से उन दोनों को देखने लगते हैं। अब घर के बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, इसलिए वहां पर सिर्फ वो चारों ही बचे थे। उन दोनों को कन्फ्यूजन से देखता देख कुसुम जी कहती है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा उनके साथ जाने लगे। मही अभी भी रुद्राक्ष की गोद में थी। मही, क्या आप मेरे वही बड़े भाई और दीदी हो जो मेरे लिए चॉकलेट से बना हुआ घर बनाने के लिए गए थे? पर माँ ने तो कहा था कि जब आप दोनों वापस आओगे तो मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट और चॉकलेट लाओगे, लेकिन आप तो मही के लिए कुछ भी नहीं लाए। मही आपसे बात नहीं करेगी कट्टी। इतना कहकर मही रुद्राक्ष से मुंह फुला कर दूसरी तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष, अरे आप हमसे नाराज न होइए प्रिंसेस, वो क्या है ना, हम बहुत जल्दी आ गए घर, इसलिए आपके चिकलेट के घर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और गिफ्ट इतने ज्यादा थे कि हम वो साथ नहीं ला पाए, पर सुबह तक आपके सारे गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही मही के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, और उसने रुद्राक्ष के गला पर किस कर दिया और कहा, आप बहुत प्यारे भाई हैं। रेवा ने उसे पलट कर देखा और कहा, क्या दीदी प्यारी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मही, मेरी दीदी भी बहुत प्यारी है। ये कहकर उसने रेवा के गालों पर भी एक किस कर दी। इन सब बातों के बीच वो लोग एक कमरे के बाहर पहुंच गए। कुसुम जी ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उनके पीछे तीनों भाई बहन भी अंदर चले गए। अंदर जाते ही मही बोली, भाई आपको पता है ये ना हमारी परी माँ का कमरा है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा ने अंदर आके देखा तो कमरा बहुत साफ सुथरा था, जैसे हर रोज इसकी सफाई होती हो। कमरे की एक दीवार पे एक बड़ी सी तस्वीर थी, उसमें जो लड़की थी वो बिल्कुल रेवा के जैसी लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रेवा 17 साल की थी और वो लड़की 23 से 24 की थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल रुद्राक्ष जैसी थी। उस तस्वीर पे हार चढ़ा हुआ था। दोनों भाई बहन तस्वीर के सामने आके उस तस्वीर को गौर से देखने लगते हैं। पीछे से कुसुम जी, ये महिमा दीदी की तस्वीर है। रेवा और रुद्राक्ष उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुसुम जी, तुम्हारे पापा को यकीन था कि एक न एक दिन तुम दोनों जरूर मिल जाओगे।
इसलिए उन्होंने महिमा दीदी की सारी यादें और चीजें तुम दोनों के लिए संभाल के रखी है, ताकि तुम दोनों जब आओ तो तुम्हें ये ना लगे कि यह तुम्हारी माँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा थोड़े से भावुक हो जाते हैं ये सोचकर कि काश उन्होंने पिछले जन्म में बेवकूफों की तरह दूसरों पर भरोसा न किया होता और एक बार अपने पापा से खुद बात की होती। दरअसल पिछले जन्म में वो दोनों ने कभी इस कमरे को दिखा ही नहीं था, क्योंकि वो कभी इस फ्लो पर आए ही नहीं थे। और इस बात का फायदा उठाकर आकाश और रूपाली ने उनके मन में ये बात बिठा दी थी कि कुसुम जी उनकी माँ को पसंद नहीं करती है, और इस वजह से प्रताप जी ने उनकी माँ की सारी चीजें बाहर फिकवा दी थी। ये तक कि पूरी हवेली में उनकी एक फोटो भी नहीं रखी। पर सच तो ये ही कि रुक्मणी जी के ऑर्डर से पूरे रावत मेंशन में महिमा का कोई जिक्र भी नहीं करता। पर थर्ड फ्लो पर यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फ्लो पूरा का पूरा प्रताप जी और उनके बच्चों का है। परिवार का कोई भी सदस्य यह नहीं आ सकता। रेवा कुसुम जी से, माँ क्या हम आज रात इस कमरे में रुक सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी, इसके लिए तुम्हें मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, इस कमरे पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ तुम दोनों का है। अच्छा अब दो जाओ और हाँ सुबह 8 बजे नाश्ते के लिए नीचे पहुंच जाना, वरना तुम्हारी दादीमाँ को नया टॉपिक मिल जाएगा तुम्हें सुनने के लिए। ये कहकर वो रुद्राक्ष की गोद से मही को लेने जाती है, पर मही रुद्राक्ष के गले में हाथ डालकर उससे चिपक कर कहती है, नहीं मही को आज दीदी और भाई के साथ सोना है। रेवा, माँ आप मही को हमारे साथ ही सोने दीजिए ना। और जैसा कि आपने कहा इस कमरे पर सबसे ज्यादा हक हमारा है, उतना ही हक मही का भी है, क्योंकि यह उसकी भी परी माँ का कमरा है। कुसुम जी मुस्कुराए हुए, ठीक है जैसा तुम लोग चाहो। अगर रात को कुछ भी चाहिए तो मेरा कमरा बगल वाला है, तुम लोग मुझे जगा देना। ये कहकर वो तीनों के माथे पर बारी बारी से किस करती ही और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। कुसुम जी के जाने के बाद रेवा मही से कहती है, चलो प्रिंसेस हम पहले फ्रेश होकर आते हैं। ये कहा वह तीनों अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कमरे में जाते वक्त रुद्राक्ष रेवा को कुछ इशारा करता है। रेवा भी उसका इशारा समझकर उसके साथ उसके कमरे में चली जात है। कमरे में जाने के बाद रुद्राक्ष किसी को फोन करता है। सामने की तरफ से फोन रिसीव होने के बाद रेवा और रुद्राक्ष कुछ इंस्ट्रक्शन उस आदमी को देते हैं और कॉल कट कर देते हैं। फिर सेवा अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होने के बाद वह दोनों मही के साथ महिमा जी के कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रेवा और रुद्राक्ष हमेशा की तरह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं। उन्हें अपने पिछले जन्म की वजह से पता था कि घर में एक महादेव का मंदिर है, पर पिछले जन्म में उन्हें उससे मंदिर में रुक्मणी जी ने कभी भी जाने नहीं दिया था, और उन्हें ये भी पता था कि माही और कुसुम जी को भी उसे मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि रुक्मणी जी उन्हें पसंद नहीं करती थी। उन चारों को सिर्फ तब मंदिर में जाने दिया जाता था जब राजेंद्र जी या प्रताप घर में हो। पर इस बार रुद्राक्ष और रेवा सब कुछ बदलने वाले थे। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे मंदिर में पहुंचे। अब तक घर में कोई भी नहीं जागा था, इसलिए उन्होंने पहले महादेव की पूजा की। उसी वक्त रावत मेंशन के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकी और उसमें से 45 से 50 साल का व्यक्ति बाहर आया और मेंशन के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा उसके कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी और उसके कदम वहीं पर रुक गए। वह आवाज किसी और की नहीं रीवा की थी, जो आरती गा रही थी। चैट प्रताप रावत से मिलना। आगे मंदिर से आते आवाज को सुन प्रताप जी के कदम खुद ब खुद मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। वही कुसुम जी जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी वह भी नीचे आ जाती है और मंदिर की तरफ चली जाती है। वही घर में साफ सफाई करने के लिए कुछ नौकर आ चुके होते हैं। वह भी आरती सुनकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। रेवा, ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हसानन गरुड़ासन वृश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आरती खत्म होने के बाद रुद्राक्ष और रेवा पीछे पलटकर देखते हैं। उन्हें उनके पीछे कुसुम जी और प्रताप हाथ जोड़ खड़े मिलते हैं। उनके पीछे कुछ सर्वेंट भी खड़े होते हैं। वही जब प्रताप जी रेवा को देखते हैं तो उनकी आंखों में न जाने क्यों आंसू आ जाते हैं। कुसुम जी प्रताप जी को देखकर एक बार के लिए तो चौंक जाती है, पर फिर उनकी आंखों में आंसू देख वह उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रताप जी के कानों में कहती है, रुद्राक्ष और रेवा,
अब तक रुद्राक्ष और रेवा भी प्रताप जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस वक्त रेवा ने एक हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था और दुपट्टे को अपने सर पर ओढ़ रखा था। उसने कानों में सुंदर से झुमके पहने थे, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, माथे पर बदी और आंखों में काजल लगाया हुआ था। सच कह तो रेवा इस वक्त बिल्कुल महिमा जी की तरह दिख रही थी। रेवा के हाथ में इस वक्त आरती की थाली थी और रुद्राक्ष के हाथ में प्रसाद की थाली थी। रेवा ने प्रतापजी के माथे पर तिलक किया और आरती की थाली उनके आगे कर दी। प्रतापजी ने आरती ली। दोनों ने एक साथ उनके पैर छूने के लिए झुके तो प्रताप जी ने उन्हें रुककर गले से लगा लिया। उन्हें गले से लगते ही रेवा और रुद्राक्ष की आंखों में भी आंसू आ गए। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष और रेवा प्रतापजी से अलग हुए। रुद्राक्ष ने उन्हें प्रसाद दिया और कहा, पापा आप फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक हम बाकी सबको भी आरती और प्रसाद दे देते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रतापजी के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उन्होंने बस अपना सर हमें हिला दिया और वही साइड में कोने में चले गए। वहीं रेवा सबको बारी बारी से आरती देने लगे। तभी उन्हें बाहर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, यह क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। यह आवाज रुक्मणी जी की थी। रुक्मणी जी के पीछे सभी घरवाले भी थे। रुक्मणी जी रेवा और रुद्राक्ष को मंदिर में देखकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उनका ध्यान वहां खड़ी कुसुम जी पर जाता है और गुस्से में कहती है, किससे पूछकर तुमने मंदिर में कदम रखा? मैंने मना किया था ना कि तुम मंदिर में तभी आओगी जब मैं इजाजत दूं। और इस वक्त प्रताप भी यहाँ नहीं है तो तुमने अंदर आने की हिम्मत कैसे की? रुक्मणी जी की नजर अब तक प्रताप जी पर नहीं पड़ी थी, इसलिए उन्होंने रुद्राक्ष और रीवा की तरफ गुस्से से देखकर कहा, और तुम दोनों अपने कान खोलकर सुन लो, ये तुम्हारे उसे जंगल के आश्रम का मंदिर नहीं है जहां तुम जाकर पूजा कर लो। ये रावत मेंशन है। इस मंदिर में पूजा करने की इजाजत सिर्फ परिवार के सदस्यों को है। तुम दोनों मंदिर में बस तभी आ सकते हो जब तुम्हारे पिता इस घर में हो, और वह भी सिर्फ दूर से भगवान को देखकर हाथ जोड़ सकते हो, पास जाकर पूजा करने की हिम्मत मत करना। फिर वह रेवा के पास आकर उसके हाथ से आरती की थाली लेकर जमीन पर फेंक देती है और नौकरों से कहती है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो सब? इस लड़की ने मंदिर में पूजा कर इसे अपवित्र कर दिया है। पूरे मंदिर को गंगाजल से पवित्र करो और मंदिर के सारे पूजा के पात्र को निकाल कर फेंक दो और नए ले आओ। फिर वह रेवा और रुद्राक्ष को देखकर कहती है, तुम दोनों ने मंदिर में आने की गलती की, इसलिए तुम दोनों को 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा और तुम दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे। बाद में वो सभी सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहती है, इन दोनों को ले जाकर उनके कमरे में बंद कर दो। उद्धरण चिन्ह। वह इतना कह ही रही थी कि तभी उनकी नजर कोने में खड़े प्रताप पर पड़ी और वह एकदम से चुप हो गई। जब उन्होंने प्रताप की आंखों में देखा तो वह गुस्से से लाल थी। रुक्मणी जी एक बार के लिए तो डर गई, फिर उन्होंने खुद को संभलते हुए कहा, अरे प्रताप बेटा तुम कब आए? तुम तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे ना। इसके आगे रुक्मणी जी कुछ नहीं बोल पाए। प्रताप जी, हाँ मैं तो 2 दिन बाद आने पर अच्छा हुआ कि जल्दी आ गया। मुझे नहीं पता था कि आपकी नजरों में मेरे पत्नी और बच्चों की यह हैसियत है कि आप उन्हें घर का सदस्य अभी नहीं मानती। तभी महेंद्र जी रुक्मणी जी का बचाव करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रताप, मन तो बस ये कहना चाहती है कि। प्रताप उनकी बात को बीच में काटते हुए, कि यही ना कि मेरी पत्नी और बच्चे अपने ही घर के मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, यही कहना चाहती है ना आप माँ? उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी, नहीं प्रताप, माँ के कहने का मतलब है कि रेवा और रुद्राक्ष अभी छोटे हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा कि पूजा किस तरह, इसलिए माँ ने उन्हें मना किया। पर तुम चिंता मत करो, मेरे आकाश और रूपाली को सारी चीज पता है, वह उन दोनों को पूजा करना सिखा देंगे, है ना आकाश रूपाली? आकाश और रूपाली हमेशा हिलते हैं और रूपाली रहती है। हाँ चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद रेवा को पूजा की सारी विधि सिखूंगी, उन्हें कुछ पता नहीं होगा ना, इसलिए दादी ने उन्हें मना किया है अभी पूजा करने के लिए। प्रताप जी एक कुटिल मुस्कान के साथ रूपाली से कहते हैं, तो तुम मेरी बेटी को पूजा करना सिखाओगी जिसे खुद यह नहीं पता कि बिना नहाए मंदिर में कदम नहीं रखते? फिर वह वैशाली रुक्मणी जी को देखते हुए कहते हैं, खैर छोड़ो, तुमसे उम्मीद क्या रखूं जब तुम्हारी परवरिश करने वाली तुम्हारी माँ और दादी को ही यह बात नहीं पता। इतना कह वहां से जाने लगते हैं और जाते वक्त कहते हैं, मंदिर को एक बार साफ कर दीजिए क्योंकि सब बिना नहाए मंदिर में आ गए हैं। इतना ही नहीं, आज के बाद मेरी पत्नी और बच्चों को मंदिर में आने से कोई नहीं रोकेगा और अगर किसी ने रोका तो उसका सामना मुझसे होगा। इतना कह वो वहां से चले जाते हैं। रेवा नीचे पड़ी आरती की थाल को उठाकर रुक्मणी जी और बाकी परिवार के सदस्यों को एक विनिंग स्माइल देती है। वही रुद्राक्ष सबको भावहीन चेहरे से देख रहा था।
सब वहां से चले जाते हैं और सर्वेंट अपने काम में लग जाते हैं। वही गेट के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकती है। वह गार्ड से अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं पर उन्हें मिलती नहीं। तभी वहां एक ऑटो आकर रुकी और उसे ऑटो से एक 50 से 55 साल की औरत उतरी। उसने उन लोगों से पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तभी एक 24 से 25 साल का नौजवान उनके आगे आकर विनम्रता से कहता है, जी हम यहाँ अपने बॉस के ऑर्डर पर आए हैं, हमारे बॉस ने अपनी छोटी बहन लिए कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं। वह औरत तोहफा को देखकर चकित हो जाती है। वह औरत कोई और नहीं, रावत खानदान की हेड सर्वेंट मीना थी। मीना रुक्मणी जी और वैशाली जी की वफादार थी। वह भी कुसुम जी को और मही को खास पसंद नहीं करती थी। वह उनके ऑर्डर सिर्फ इसलिए मानती थी क्योंकि कुसुम जी के हाथों में घर की सारी बागडोर थी। वह 2 हफ्तों के लिए अपने गांव गई हुई थी और अभी अभी लौटी थी, इसलिए उसे रुद्राक्ष और रेवा के घर वापस आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उसने उससे लड़के की बात सुनी तो उसे लगा ये सारे तोहफे आकाश ने रूपाली के लिए मंगवाए हैं। क्योंकि आज रक्षाबंधन थी, वह बहुत ही खुश हो गई और उसने उन्हें अंदर ले आए और सारे गिफ्ट लिविंग रूम में रखने को कहा और वह रूपाली को बुलाने के लिए जाने लगी। 9 मई के गिफ्ट्स आगे वह लड़का सारे गिफ्ट्स लिविंग रूम में रखवाने लगा। अब तक रुक्मणी जी और राजेंद्र जी फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। रुक्मणी जी मीना और उसे अनजान लड़के को देखकर कहती है, मीना ये कौन है और यह इतने सारे गिफ्ट्स कौन लाया है और किसके लिए? उद्धरण चिन्ह। मीना उन्हें कुछ कहता उससे पहले ही महेंद्र जी और वैशाली भी फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। वैशाली जी मीना को देखते हुए, आर मीना तुम आ गई, तुम तो 2 दिन पहले आने वाली थी ना, अब जाकर आए हो, चलो अब जल्दी से जाकर नाश्ते की तैयारी करना शुरू करो, आज त्योहार का दिन है, दीदी भी अपने ससुराल से आती होगी बच्चों के साथ। इतना कहते हुए उनकी नज़र लिविंग रूम में रखे हुए गिफ्ट पर जाती है। गिफ्ट्स इतने ज्यादा थे कि अब तक वह लोग गिफ्ट अंदर ली रहे थे। वैशाली जी कौन हो तुम, और यह सिर्फ गिफ्ट किसके लिए है और किसने मंगवाए हैं? वह लड़का विनम्रता से कहता है, जी मेरा नाम अविनाश है। आप लोग मुझे नहीं जानते पर मैं आपके घर के बेटे का दोस्त और उसका असिस्टेंट भी हूँ। और यह सारे गिफ्ट्स मेरे दोस्त ने अपनी छोटी बहन के लिए मंगवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र जी चौंकता हुए, क्या ये सारे गिफ्ट्स आकाश ने मंगवाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब तो बहुत ही महंगे लग रहे हैं, उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वैशाली क्या तुमने तो उसे इतने सारे पैसे नहीं दिए ना? उद्धरण चिन्ह। मीना सबको आपस में बात करते देखा साइड पर से रूपाली को बुलाने के लिए चली गई। तभी रुक्मणी जी उन दोनों को टोकते हुए कहती है, चुप करो तुम दोनों, अगर आकाश ने अपनी बहन के लिए राखी के गिफ्ट्स मंगवाए हैं तो अपने पैसों से ही मंगवाए होंगे ना। उन सब की बातों को सुन अविनाश कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगता है। तभी प्रताप और कुसुम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते थे। उन्होंने ऊपर से ही सबकी सारी बातें सुन ली होती है। जब महेंद्र जी ने आकाश का जिक्र किया तब अविनाश के चेहरे पर आए कंफ्यूजन उन्होंने देख ली। प्रताप जी, माँ किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उससे एक बार क्लियर तो कर लीजिए कि उसे यहाँ आकाश ने ही बुलवाया है या फिर यह किसी गलत पते पर आ गया है, क्योंकि यह सारे गिफ्ट देखकर लग रहा है कि यह बहुत महंगे हैं और आकाश की पॉकेट मनी इतनी नहीं है कि वह इनमें से आधे भी अफोर्ड कर पाए। प्रताप की बात सुन राजेंद्र जी को भी यह सही लगा। उन्होंने उसे लड़के की तरफ देखकर कहा, बेटा तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि अविनाश कुछ बोलता कि तभी आकाश सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखता है। वह नीचे पहुंचता उससे पहले ही उसके पीछे से रूपाली दौड़ती हुई नीचे आ जाती है और इतने सारे गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और आकाश को गले लगाकर रहती है, थैंक यू भाई मुझे राखी पर इतने सारे गिफ्ट देने के लिए, आप बहुत अच्छे भाई हो। उद्धरण चिन्ह। ये सब देख अविनाश और भी कंफ्यूज हो जाता है। आकाश ने भी कंफ्यूजन में सबको देखकर कहता है, मैंने कोई गिफ्ट्स नहीं मंगवाए और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं इतने महंगे गिफ्ट्स मंगवा पाऊं। उद्धरण चिन्ह। अविनाश, यस मिस, यह मेरे दोस्त नहीं है और यह गिफ्ट आपके लिए भी नहीं है। रूपाली का तो ये सुनकर मन उदास हो जाता है कि यह गिफ्ट उसके लिए नहीं है। उसका उदास चेहरा देखकर रुक्मणी जी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगी। ये सुन रूपाली खुश हो जाती है। तभी सबको सीढ़ियों से पायल की आवाज सुनाई देती है। सब ऊपर की तरफ गर्दन उठाकर देखते हैं तो रेवा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके पीछे रुद्राक्ष मही को गोद में लिए चल रहा था। उन तीनों को देखते ही अविनाश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अविनाश ने अपने चेहरे पर हल्की नाराजगी लाकर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, जब तुमने मुझे एक रात में इतने सारे गिफ्ट्स अरेंज करने के लिए कहा तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था,
पता है मैं पूरी रात इस शहर में इधर से उधर चक्कर काट रहा था इन गिफ्ट्स को ढूंढने के लिए। उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो पूरी रात जागने की वजह से मेरे खूबसूरत से चेहरे पर डार्क सर्कल्स हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने मही की तरफ देखकर कहा, तो यही है वह प्यारी सी गुड़िया जिसके लिए ये सारे तोहफे मंगवाए गए हैं। वैसे अब लगता है मेरा पूरी रात जागना बेकार नहीं गया। अब तक रुद्राक्ष और रेवा सीढ़ियों से नीचे उतर चुके थे। नीचे पहुंचते ही रुद्राक्ष ने मही को नीचे उतार दिया। अविनाश मही के आगे जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपना सर झुकाकर कहा, हेलो माय लिटिल प्रिंसेस, मेरा नाम अविनाश है, आप मुझे अभी भाई भी बुला सकती है। आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बस ऑर्डर कर दें, मैं वह चीज आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। ये देख और अविनाश की बातें सुन वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। ये सीन दिखाने में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे एक राजकुमारी के आगे कोई सेवक सर झुकाए बैठा हो और राजकुमारी के हुक्म का इंतजार कर रहा हो। मही तो अविनाश को बस एक तक देखे जा रही थी। उसे अविनाश की कोई भी बात समझ तो नहीं आ रही थी, पर वह इतना जान गई थी कि वह शख्स उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। रुद्राक्ष, अपनी नौटंकी बंद कीजिए अभी भाई, और मैंने जो कहा वह सारी चीजें लाए हो ना, सारी की सारी। उद्धरण चिन्ह। अविनाश रुद्राक्ष से चिढ़ते हुए, यस बॉस, मैं सारी चीज लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष भी मही के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, प्रिंसेस, हमने आपसे वादा किया था ना कि आपके सारे गिफ्ट सुबह आपको मिल जाएंगे, तो लीजिए, हमने अपना वादा पूरा किया। अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। मही, क्या ये सारे गिफ्ट मेरे लिए है? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष हाँ अपना सर हिल देता है। नहीं खुश हो जाती है और रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। तभी अविनाश कहता है, प्रिंसेस, ये सारे गिफ्ट्स हमने अरेंज किए हैं, इन्होंने तो बस ऑर्डर दे दिया था, तो थोड़ा सा थैंक यू हमें भी तो मिलना चाहिए ना। रुद्राक्ष उसकी तरफ जलन से देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आपकी वजह से पहले से ही मैं एक बहन का प्यार बांट चुका हूं, अब दूसरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मही उन दोनों के बीच में होते हुए अपने गिफ्ट की तरफ चली जाती है और एक एक कर अपने सारे गिफ्ट खोलकर देखना लगती है। अविनाश गुस्से से उसे देखकर बोलता है, जल कुकड़ा कहीं का। बाकी सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। रेवा, बस कीजिए भाई, आप दोनों आज के दिन भी शुरू मत हो जाना, आज रक्षाबंधन है, प्लीज आज के दिन आप दोनों झगड़ा मत करना। उद्धरण चिन्ह। अविनाश, मैंने क्या किया गुड़िया, ये तुम्हारा भाई ही जल कुकड़ों की तरह छोटी छोटी बात पर जल भून जाता है। तभी प्रताप जी अपना गला साफ करते हैं और सबका ध्यान उनकी जाता है। तभी रेवा सबको कंफ्यूजन से उन तीनों की ओर देखा हुआ प्रकार रहती है, मैं आपका सबसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये का वह अविनाश का हाथ पकड़कर उसे प्रताप जी और कुसुम जी के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, अभी भाई यह मेरे मम्मी पापा है। फिर ऐसे ही वह राजेंद्र जी और रुक्मणी जी के सामने जाकर रहती है, यह मेरे दादाजी और दादी जी है। फिर महेंद्र जी और वैशाली जी की तरफ इशारा कर कहती है, ये दोनों मेरे बड़े पापा और बड़ी माँ है। फिर आकाश और रूपाली की तरफ इशारा करके कहती है, यह आकाश भाई और रूपाली दीदी है। और वह सबको रहती है, ये हमारे अवी भाई है, यह इस वक्त भाई की कंपनी के सीईओ है। अविनाश सबको हेलो कहता है। वह ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी किचन से एक नौकर जाकर सबको बताता है कि नाश्ता लग चुका है। राजेंद्र जी अविनाश की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा तुम भी चलो, सबके साथ नाश्ता कर लो। उद्धरण चिन्ह। अविनाश, माफ कीजिए दादाजी, पर पहले हम राखी बंधेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। ये सुन प्रताप जी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, पिताजी, मालिनी का फोन आया था, कल उसने कहा था वह जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैं अभी रात की फ्लाइट लेकर सुबह जल्दी घर वापस आ गया। फिर वह रेवा और रूपाली की तरफ देखकर कहते हैं, तुम दोनों जाकर राखी की तैयारी कर लो, हम पहले त्योहार मनाएंगे, उसके बाद ही सब मिलकर नाश्ता करेंगे। सेवा और रूपाली उनकी बात सुनकर मंदिर में चली जाती है पूजा की थाल सजने। तभी उन्हें दरवाजे के पास से आवाज सुनाई देती है, इतने सारे गिफ्ट्स कौन लेकर आया है। सब उसे आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक 47 से 48 साल की औरत हाथों में पूजा की थाली लेकर खड़ी दिखती है। उनके पीछे एक 19 से 20 साल की लड़की और एक 17 या 18 साल का लड़का भी होता है। वो सब आंखें पड़े हाल में रखे गिफ्ट्स को देख रहे थे। चटैन रक्षाबंधन, अब तक आपने पढ़ा, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। ये सुन प्रताप जी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, पिताजी, मालिनी का फोन आया था, कल उसने कहा था वह जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैं अभी रात की फ्लाइट लेकर सुबह जल्दी घर वापस आ गया। फिर वह रेवा और रूपाली की तरफ देखकर कहते हैं, तुम दोनों जाकर राखी की तैयारी कर लो, हम पहले त्योहार मनाएंगे, उसके बाद ही सब मिलकर नाश्ता करेंगे। रेवा और रूपाली उनकी बात सुनकर मंदिर में चली जाती है पूजा की थाल सजने।
तभी उन्हें दरवाजे के पास से आवाज सुनाई देती है, इतने सारे गिफ्ट्स कौन लेकर आया है। सब उसे आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक 47 से 48 साल की औरत हाथों में पूजा की थाली लेकर खड़ी दिखती है। उनके पीछे एक 19 से 20 साल की लड़की और एक 17 या 18 साल का लड़का भी होता है। वो सब आंखें पड़े हाल में रखे गिफ्ट्स को देख रहे थे। अब आगे दरवाजे पर खड़ी औरत कोई और नहीं मालिनी अग्रवाल थी। मालिनी रुक्मणी जी और राजेंद्र जी की बेटी थी और रुद्राक्ष और रेवा की बुआ थी। उनके साथ उनके पीछे उनकी बेटी ऋत्वी अग्रवाल उम्र 19 साल और बेटा विजय अग्रवाल उम्र 18 साल खड़ा था। मालिनी जी का स्वभाव भी अपनी मां की तरह ही था। उनकी शादी भी बहुत अमीर परिवार में हुई थी, पर वह परिवार रावत खानदान के जितना अमीर नहीं था। वही उनके बच्चे भी उन्हें की तरह बहुत ही घमंडी और बिगड़ेल थे। ऋत्वी और आकाश इस साल कॉलेज के सेकंड ईयर में जाने वाले थे। वही रूपाली और विजय इस साल रेवा और रुद्राक्ष के साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करने वाले थे। वह लोग गिफ्ट्स को देखते हुए रावत मेंशन के अंदर आते हैं। मही अभी भी खुशी खुशी अपने सारे गिफ्ट्स एक एक कर खोल कर देख रही थी, पर वह गिफ्ट्स बहुत सारे थे इसलिए वह थक गई और अविनाश की तरफ जाकर उनसे कहा, अभी भाई थैंक यू मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आने के लिए। अविनाश उसके गालों को पिंच करते हुए, यू आर वेलकम माई लिटिल प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर मालिनी जी, ऋत्वी और विजय हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह कौन है जो मही के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। तभी मालिनी जी अविनाश को पहचान जाती है और कहती है, तुम तो अविनाश कश्यप हो ना, मिस्टर कश्यप के इकलौते बेटे और कश्यप इंडस्ट्रीज के होने वाले वारिस। उद्धरण चिन्ह। अविनाश उनकी बात सुन हाँ मैं अपना सर हिला देता है। तभी रेवा और रूपाली अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। मालिनी को रुद्राक्ष और रेवा के घर वापस लौट कर आने के बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने अविनाश के यहाँ होने की कोई भी उम्मीद नहीं की थी। ये देख राजेंद्र जी बोलते हैं, मालिनी यह रुद्राक्षस और रेवा है, तुम्हारे छोटे भाई प्रताप के बच्चे, और यह अविनाश है, रुद्राक्ष का दोस्त है। और बच्चों ये तुम्हारी बुआ जी है मालिनी अग्रवाल, और उनके पीछे उनकी की बेटी ऋत्वी और बेटा विजय है। चलो अब हम सब पहले त्योहार मान लेते हैं, बाकी की बातें हम आराम से करेंगे। ये सुन सभी लोग लिविंग रूम में रखे सोफों पर बैठ जाते हैं। राजेंद्र जी और रुक्मणी जी बीच में रखे सोफे पर एक साथ बैठते हैं। वही एक सोफे पर महेंद्र जी और वैशाली जी बैठी है। वही उसके बगल वाले सोफे पर प्रताप जी और कुसुम जी बैठते हैं। वही आकाश और विजय एक सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और अविनाश और रुद्राक्ष एक साथ बैठते हैं। वही मालिनी जी, ऋत्वी, रूपाली, रेवा और मही सबके बीच में खड़ी हो जाती है। सबसे पहले मालिनी की आगे आता है और वह पहले महेंद्र जी को और बाद में प्रताप की बारी बारी से आरती उतारती है, फिर उन्हें राखी बंधती है। वो दोनों उन्हें एक एक बॉक्स देते हैं, जिन्हें मालिनी जी मुस्कुराते हुए ले लेती है। फिर रुक्मणी जी ऋत्वी से कहती है, ऋत्वी तुम सबसे बड़ी हो इसलिए पहले तुम आकर अपने भाइयों को राखी बांध दो। वैसे तो रुक्मणी की रूपाली को रीवा से ज्यादा ही मानती है, पर ऋत्वी जितना नहीं। ऋत्वी आगे आकर पहले आकाश की आरती उतारकर उसे राखी बनती है। आकाश उसे एक एनवेल्प देता है जिसमें कुछ कैश रखे होते हैं। वही वह विजय को यहाँ राखी नहीं बनती क्योंकि वह उसे अपने घर पर ही राखी बांध कर आई थी। फिर वह रुद्राक्ष के पास जाकर उसे भी बेईमान से राखी बांध देती है। दरअसल रूपाली और ऋत्वी दोनों सहेलियां होती है, इसलिए उसे यह पता होता है कि रुद्राक्ष और रेवा एक आश्रम से आए थे, इसलिए वह उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती थी। पर उसकी सोच से उलट रुद्राक्ष ने खड़े होकर उसके पैर छुए। ये देख ऋत्वी 2 कदम पीछे हटकर रहती है, यह क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष कहता है, आशीर्वाद ले रहा हूं आपका, आप मेरी बड़ी बहन है ना। ये सुन ऋत्वी अपना मुंह अजीब सा बना लेती है। ये देख रुक्मणी जी कहती है, ये तुम्हारा कोई आश्रम नहीं है, यहाँ ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। रुक्मणी जी की बातें सुन अविनाश को थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वह ये जताता नहीं है। वही रुद्राक्ष और रेवा हमें अपना सर हिला देते हैं। फिर रुक्मणी जी रूपाली से कहती है, रूपाली बेटा अब तुम आओ। रूपाली यह सुनकर आगे आती है और वह पहले विजय को राखी बांधती है, फिर आकाश को और फिर रुद्राक्ष को राखी बंधती है। विजय और आकाश रूपाली को भी एक एक एनवेल्प देते हैं। वह उसे लेकर पीछे हट जाती है। रूपाली और ऋत्वी अविनाश को राखी नहीं बांधती क्योंकि उनके लिए वह अनजान था। बाद में रेव आगे आकर अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर रुद्राक्ष और अविनाश की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देख रुक्मणी जी थोड़ा गुस्से में बोलती है, लड़की तुमने अभी देखा नहीं, यहाँ अपने भाई को नहीं, पहले जो बड़ा भाई होता है उसे राखी बांधी जाती है।
हे भगवान, इस लड़की को तो सच में कुछ नहीं आता, इसलिए तो ये हमारे खानदान के नाम पर कलंक है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अविनाश के हाथों की मुट्ठियां और ज्यादा कस जाती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है, पर वह किसी तरह अपने आप को काबू में कर लेता है। वही रेवा भावहीन चेहरे के साथ रुक्मणी जी को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ दादी माँ की पहले बड़े भाई को राखी बांधी जाती है, इसीलिए मैं पहले अभी भाई के पास जा रही हूँ क्योंकि यहाँ वह सबसे बड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो अविनाश के पास चली जाती है और पहले उसकी आरती उतारती है और फिर उसके माथे पर तिलक कर उसे हाथों पर राखी बंधती है। फिर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते है। अविनाश भी रेवा के माथे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। बाद में वह विजय और आकाश को भी राखी बांधती है, पर उनके पैर नहीं छूती। विजय और आकाश रेवा को भी एक एक एनवेल दे देते हैं। फिर वह रुद्राक्ष के पास आकर उसकी आरती उतरती है, माथे पर तिलक कर उसे भी राखी बंधती है और रुद्राक्ष के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ये देख रुक्मणी जी रेवा से कहती है, तुमने अपने भाई के तो पैर छुए लेकिन आकाश और विजय के पैर क्यों नहीं छुए? रेवा उनकी तरफ देखकर कहती है, क्या दादी माँ अब कितना कंफ्यूज करती है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब भाई ने ऋत्वी दीदी के पैर छुए थे तो आपने उन्हें मना किया था कि वह ऐसा न करे और आप मुझे पर ना छूने के लिए डांट रही है। ये तो गलत बात है। रेवा के जवाब को सुन रुक्मणी जी को कुछ बोलते नहीं बना था तो वह बस चुप हो गई। उन्हें चुप होता देख रीवा ने कुछ नहीं कहा और मही की तरफ अपने हाथ में पकड़ी पूजा की थाली आगे कर दी। ये देखकर मही ने उसे कहा, क्या मैं भी राखी बांध सकती हूँ दीदी? उद्धरण चिन्ह। रेवा, हाँ बिल्कुल, आज के दिन आप अपने हर भाई को राखी बांधनी चाहिए, आपने ऐसा क्यों पूछा? उद्धरण चिन्ह। मही, वह क्या है ना दीदी, हर साल आकाश भाई और विजय भाई सिर्फ रूपाली दीदी और ऋत्वी दीदी से ही राखी बंधवाते हैं, वह मुझे राखी नहीं बंधवाते। उद्धरण चिन्ह। अविनाश, तो क्या हुआ प्रिंसेस, आज से आप हमें और अपनी रुद्राक्ष भाई को तो राखी बांध सकती है ना? चलिए हमें जल्दी से राखी बंधन, फिर हम आपको एक प्यारा सा तोहफा देंगे। ये सुन मही खुश हो जाती है और रेवा के हाथ से पूजा की थाल लेकर पहले अविनाश की आरती उतारती है, फिर उसे तिलक करती है और उसे राखी बंधकर उसके पर छूती है। अविनाश भी उसके सर हाथ रख उसे आशीर्वाद देता है। वह बिल्कुल ऐसे ही रुद्राक्ष को भी राखी बंधती है। मही इस वक्त बहुत ही खुश लग रही थी। उसने अपना हाथ अविनाश के आगे कर दिया और कहा, आपने कहा था आप मुझे एक और गिफ्ट देंगे तो मेरा गिफ्ट दीजिए ना। ये सुन अविनाश किसी को मैसेज करता है। ये देख रुक्मणी जी रुद्राक्ष को नीचा दिखाते हुए कहती है, यह क्या है रुद्राक्ष, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि राखी पर बहनों को तोहफा दिया जाता है? तुमने अपनी बहनों को अभी तक कुछ क्यों नहीं दिया? कुसुम जी, माँ वह कल शाम को ही आया है, वह इतनी जल्दी गिफ्ट्स कैसे मैनेज कर सकता है? उसकी तरफ से मैं इन सबको तोहफे दे देता हूँ। इतना कहते हुए वह ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी अविनाश उन्हें रोकते हुए कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, रुद्राक्ष ने अपनी सभी बहनों के लिए पहले से ही गिफ्ट लाने के लिए मुझे कह दिया था और वह थोड़ी देर में आते ही होंगे। अविनाश कह ही रहा था कि तभी एक आदमी हाथों में कुछ बैग लेकर घर के अंदर आते हैं। रुद्राक्ष और अविनाश उनसे बैग ले लेते हैं। रुद्राक्ष के हाथ में 2 बैग थे और अविनाश के हाथ में एक। रुद्राक्ष पहले रूपाली के पास जाता है और अपने बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके हाथ में रख देता है। वह ऐसा ही एक बॉक्स ऋत्वी को भी देता है। फिर वह रेवा और मही के पास आता है और बैंक से एक जैसे 2 बॉक्स बाहर निकालकर अपने हाथों में पकड़ लेता है। वही अविनाश भी अपने बैग से 2 स्क्वायर शेप के बॉक्स बाहर निकालता है। वह रेवा को इशारा करता है। रेवा उसका इशारा समझकर माही को लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। पहले अविनाश अपने दोनों बॉक्स ओपन करता है, जिसमें से बहुत ही सुंदर डायमंड ईयरिंग्स होते हैं। ये देख रेवा खुश हो जाती है और अपने और माही के कानों से ईयरिंग्स निकाल देती है। अविनाश उन दोनों को बारी बारी से ईयरिंग्स पहना है। ईयरिंग्स को देख मही बहुत खुश हो जाती है और अविनाश के गालों पर एक बच्चे किस करते हुए कहती है, थैंक यू अभी भाई, यह ईयरिंग्स बहुत ही प्यारी है। अविनाश स्माइल करते हुए, यू आर वेलकम माई लिटिल प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वहां से खड़ा हो जाता है और रुद्राक्ष वहां अपने घुटनों के बाल उनके सामने बैठ जाता है। रुद्राक्ष अपने बॉक्स ओपन करता है। उन बॉक्स में सेम डिजाइन्स के चांदी के पायल थे। ये देख रेवा अपने पैरों के पायल निकाल देती है। रुद्राक्ष बारी बारी से उन दोनों को पायल पहनाता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाती है और एक साथ रहती है। थैंक यू भाई। ये देख रूपाली और ऋत्वी को भी अपने गिफ्ट्स देखने की जिज्ञासा होती है और वह दोनों भी अपने बॉक्स ओपन करती है। उन दोनों के बॉक्स में सेम डिजाइन्स के प्लेटिनम ब्रेसलेट होते हैं, जिसमें कहीं कहीं डायमंड लगे होते हैं।
वो दोनों इस ब्रेसलेट को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह किस ब्रांड का है। वह ब्रेसलेट बहुत ही फेमस ब्रांड कृष्णकला का लेटेस्ट डिजाइन के होते हैं। वह ये देखकर काफी खुश हो जाती है और आश्चर्य से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि यह ब्रेसलेट पाना इतना आसान नहीं है, और वह भी एक जैसे दो, ये तो नामुमकिन सा है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के चेहरे देख रुद्राक्ष उनसे कहता है, क्या हुआ दीदी, क्या आपको ये पसंद नहीं आए? अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो मैं आपको दूसरे डिजाइन बता देता हूँ, आपको जो पसंद आए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी, रुद्राक्ष तुम्हें ये ब्रेसलेट कैसे मिले? यह मिलना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, कैसे मिले से क्या मतलब है दीदी, कल रात को ही इनके ऑर्डर दिए थे और आज सुबह तक बनकर आ गए, बस इतना ही। रूपाली, रुद्राक्ष ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, ये ब्रेसलेट कृष्णकला का है। ये ब्रांड इस वक्त इंडिया में टॉप 10 में से एक है, और इस ब्रांड में कोई भी ऑर्डर देकर कुछ भी नहीं बनवा सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी, हाँ, और यह डिजाइन ब्रांड हर डिजाइन का सिर्फ एक ही पीस बनता है, तो तुमने एक जैसे दो पीस कैसे बनवाए? तुमने इसका ऑर्डर कैसे दिया? ये नामुमकिन है। आज के लिए